हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया वॉइस फेस्ट पॉडकास्ट। मैं हूं दर्पण। आई एम द फाउंडर एंड क्यूरेटर ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स इवेंट है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि आज हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं और इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में दें। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात आज दर्पण सर से होगी। क्या बात है। थैंक यू सो ये हैं योगेश रोकड़े। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट योगेश इंडिया के यूट्यूब के सबसे बड़े एडवोकेट हैं फॉर द वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, योगेश रन्स अ वेरी वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल कॉल्ड टैलेंट तड़का, जिसके होल्ड योर ब्रेथ 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं हैं। टैलेंट तड़का हैज ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी 30 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और ये सब जुड़े हुए हैं टैलेंट तड़का से बिकॉज टैलेंट तड़का प्रमोट्स वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट्स ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ये एक बड़ा ही यूनिक चैनल है, बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है जो योगेश ने शुरू किया है। और आज हम योगेश के साथ हैं at the India Voice Fest podcast to know about his journey into YouTube and his work as a YouTuber for the voiceover and dubbing industry. Yogesh, welcome to the India Voice Fest podcast. थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। योगेश, लोग ये नहीं जानते हैं कि आपकी लाइफ इस वक्त एक फुल सर्कल आई है, क्योंकि इन द ईयर 2019 योगेश रोकड़े was the winner of the India Voice Fest Voice Talent Hunt, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है for aspiring voice artists. और आज योगेश is sitting here across the table with me in this beautiful The Motor Mouth studio, all thanks to my dear friend Sonal Kaushal. और हम यहाँ पर बैठे हैं योगेश के साथ में, not as a participant of any talent hunt, but Yogesh this year is a collaborator with India Voice Fest. Yes. Yogesh, life has indeed come full circle. कैसा लग रहा है? बोलने के लिए वैसे तो शब्द नहीं है सर, लेकिन ये जो फुल सर्कल आपने कहा है ना कहीं मैं कनेक्ट करता हूँ इसको अपनी लाइफ से, टैलेंट तड़का से, वॉइस इंडस्ट्री से, मेरे प्यार को लेकर। लेकिन एक फुल सर्कल मोमेंट शायद आपको याद हो जो आज पूरा हुआ है, दैट इज, सर आपको याद है 2015 में आप दिल्ली आए थे, कलाकारी इवेंट था। दैट वॉज द मोमेंट जब मैं आपसे पहली बार मिला था। मेरे पास उनकी फोटो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ा फुल सर्कल मोमेंट है। ये आप और मैं हैं, ठीक है। एंड दिस इज I remember I was delivering a talk on voice acting skills, and you were a student at that time. No, I was a teacher. Okay. वो अरीना एनिमेशन के साथ हमने कोलैबोरेट किया था, कलाकारी इवेंट, बच्चों को लेकर गया था मैं वहां पर। एंड एट दैट टाइम आप एक मतलब टॉक शो था, आप I was talking about the craft of voice acting. हाँ जी। और मैं वहां पे स्टूडेंट को लेकर मैं नहीं जाने वाला था एक्चुअली। जब मुझे ये पता चला कि दर्पण सर इज गोइंग टू हेल्ड वन टॉक शो और कुछ है उनका, तब मैंने डिसाइड किया कि, तब मैंने मैम से, मेरे बॉस जो है उनसे बोला कि मैं जाऊंगा, मैम मुझे जाने दीजिए। मैं बच्चों को लेकर फिर गया वहां पे, आपका वो पूरा शो देखा, उसके बाद आपसे मिला भी था। ये फोटो है मेरे पास आज भी, प्रूफ। हाउ नाइस। उसके बाद मैंने आपको वो फोटो भेजी भी थी, आपने नंबर शेयर किया था एक्चुअली वहां पे। तो उसके बाद फुल सर्कल करते करते मैं, यू आर माई गुरु टू, ठीक है। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जब वो कीड़ा अंदर से जाग उठा था वॉइस आर्टिस्ट बनने का, तो सबसे पहला डिसीजन मेरा यही था कि सीखा जाए। एंड you did a course with us, एक वॉइस ओवर और डबिंग का कोर्स। यस। और उसकी लर्निंग्स आई एम श्योर काम में तो आती हैं यूट्यूब पर भी। बहुत सर, वो ठहराव में बात करना, वो थोड़ा सा डिक्शन में पहले नहीं था। और मेरी डांट भी याद आती होगी बहुत सर, क्योंकि मैं बहुत डांटता हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो सारी बातें जब याद आती है और आज जब मैं आपके साथ बैठा हूं, तो एक प्राउड वाला मोमेंट अंदर से जाग उठा है कि कुछ तो किया है
कि सर आपके साथ बैठे हैं? No, I think it is quite mutual. मेरे लिए it's a matter of great pride. And you know it, Yogesh. I know you from a time when you were much younger and you were trying to, make a mark in whatever you were doing. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं एक मेरा special, I have a special place in my heart for people who promote my craft. Yes. क्योंकि मैं वॉइस ओवर्स या डबिंग या वॉइस एक्टिंग का एक स्टूडेंट हूँ, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यू टुक अप द कॉज ऑफ प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द फेसेस बिहाइंड द वॉइसेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट्स, स्पेशली इन द डबिंग इंडस्ट्री. और आज जीरो से शुरू करने के बाद, योगेश, टुडे यू हैव ऑलमोस्ट 3 million subscribers for Talent Tadka. So take us through the journey. Talent Tadka की शुरुआत कैसे हुई और क्या एडवेंचर रहा? कुछ important moments हमारे साथ शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ who would want to know the story behind Talent Tadka, जो शायद आज तक किसी को पता नहीं. It's actually quite big journey मेरे लिए. 2015 में मैं आपसे मिला. उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि वो कीड़ा तो था ही मेरे अंदर कि मुझे खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना था, लेकिन लोगों को जब मैं वहां पे सिखाता था ना, पंजाब में था उस टाइम में मैं. महाराष्ट्रियन टीचिंग इन पंजाब. यस, 5 साल वहां पे काम किया है. बाय द वे, इस वक्त योगेश नागपुर में रहते हैं. हाँ, सेटल्ड नो इन नागपुर. ओके. तो उस समय 2016 में जब मैं पढ़ाता था अरीना एनिमेशन में, तो मेरे पास ना वो एक सेक्शन दिया गया था कि मैं बच्चों को एनिमेशन वीएफएक्स से रिलेटेड फिल्म्स दिखाऊं हर सैटरडे. और मैं जानबूझकर उनको हिंदी में दिखाता था फिल्में, ताकि क्योंकि मुझे भी अंदर से लगता था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए. एंड जब भी मैं फिल्में दिखा रहा हूं उनको, तो हर एक स्टूडेंट को मैं पूछता था कि ये आर्टिस्ट कौन है, बताओ. किसी के पास जवाब नहीं रहता था. मुझे पता था, मैं बचपन से जब देखते आ रहा हूं सारी चीजें, तो मैं कनेक्ट कर जाता था वॉइसेस कि ये इसकी, ये उनकी, इनकी है. तो लोगों को पता ही नहीं था. एंड दैट द मोमेंट आई डिसाइड कि यार मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, लेकिन लोग तो जानेंगे ही नहीं. मतलब मैं क्या करता हूं, पूछेंगे तो मैं अगर बताऊं वॉइस और आर्टिस्ट हूं, वो क्या होता है. अगर सामने से पूछ लिया तो फिर क्या. तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइड कि इनको, जो भी वो हमारे वॉइस आर्टिस्ट है जो माइक के पीछे इतना तगड़ा काम कर रहे हैं, उनको सामने तो आना चाहिए. तो फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया एंड 2016 के आई थिंक जुलाई में मैंने अपना पहला वीडियो ऐसे ही बना दिया था, जस्ट कुछ रैंडम सा कि ये वॉइस आर्टिस्ट है, वो वॉइस आर्टिस्ट है करके. सिर्फ एक क्लिप और कहीं से ढूंढ के. पहले तो फेसबुक का जमाना था, आई थिंक, आई डोंट नो कि इंस्टाग्राम था भी कि नहीं, बट फेसबुक था. तो आर्टिस्ट को सर्च करना, उनके फोटोज निकालना, वो फोटो लगाना, इधर वीडियो चलाना, डाल दे यूट्यूब पे. तो उस टाइम मैंने वो चीज की. एंड क्योंकि यूट्यूब पे वो ऐसा एक जॉनरा था ही नहीं कि डबिंग आर्टिस्ट पर कोई वीडियो बना रहा है. तो 2016 में जियो भी आया था रिसेंटली. सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में इंटरनेट था. तो वो पता नहीं एक करेक्ट टाइम था वो अपलोड करने के लिए कि क्या. इट गोज लाइक बूम. मतलब हर एक वीडियो, मेरे कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 3-4 हजार 5,000 कुछ थे. मैंने एक पुराना चैनल भी नहीं था, वो ऐसे अपना शो रील डालने के लिए, डेमो रील डालने के लिए बना के रख दिया था. तो उस समय मेरे पास 2-4 हजार कुछ सब्सक्राइबर थे. लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाला है, अचानक से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे व्यूज उस समय आ रहे थे. मतलब ये क्या, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड उसके बाद मैंने समझ लिया कि ओके, लोगों को ये पसंद आ रहा है. तो देन आई कंटिन्यू दैट थिंग. फिर रिसर्च करके और कोई एक फेमस फिल्म या फेमस कैरेक्टर. मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने कभी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैंने ये तो सोचा था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले वो कैरेक्टर है जो फेमस है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं. तो उस कैरेक्टर के थ्रू वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सामने लाना है. जैसे आयरन मैन हो गया, बहुत फेमस कैरेक्टर है, तो इसके पीछे कौन है? राजेश सर. तो राजेश खट्टर. तो ऐसे ही एग्जाम्पल था ये, बस उनको तो मैंने लाइव डबिंग के थ्रू लाया है. लेकिन ऐसे ही करते लोगों को वो पसंद आने लग गया, वीडियोस बनते गए. और मैंने सोचा नहीं था कि इतना ट्रिमेंडस उसमें रिस्पॉन्स आएगा. मैं शॉक हो जाता था जब मैंने वीडियो डाला
और उसमें मिलियन व्यूज चले गए। और उस समय मेरा चैनल इतना हाईली प्रमोट हो रहा था, अचानक से कैसे आई डोंट नो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, ये जॉनरा ही पता नहीं था, वॉइस आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट। तो देन आई डिसाइड कि नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड आई स्टार्टेड प्रमोटिंग वॉइस और आर्टिस्ट जितने भी मुझे, एंड उसके थ्रू मैं उस समय फेस कैम नहीं करता था, मतलब कैमरा के सामने नहीं आता। अच्छा। नहीं, कोई नहीं जानता था कि इस चैनल के पीछे है कौन। ओके ओके। लगभग 2 साल तक कोई नहीं जानता था। जस्ट आई एम डूइंग माई वर्क, बस हो गया। इधर फोटो लगाया, इधर वीडियो तो चलाया। वॉइस ओवर के जरिए? नॉट ओनली द वॉइस ओवर, नहीं, वॉइस ओवर करता ही नहीं था मैं उस समय। जस्ट एक फोटो, जस्ट एक वीडियो, ये इनके वॉइस ओवर, म्यूजिक चल रहा है, बस ओके ओके। उनके डायलॉग चल रहे, ये फोटो है, बस ऐसा ही चलता था। फिर धीरे धीरे ये बात ना वॉइस इंडस्ट्री में पता चलने लगी कि एक कोई बंदा है, एक चैनल है टैलेंट तड़का नाम से। कि फिर मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया। मैंने एक्चुअली बहुत से लोगों को पहले कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं जानना चाहता था। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था, ये आवाज वही है क्या? नहीं, पहले मैं ऐसे ही करता था, ये आवाज कहीं तो सुनिए, ये इसमें भी है, हाँ तो फिर ये दोनों आर्टिस्ट एक ही है। ऐसा रिसर्च था मेरा। करेक्ट। एंड एट दैट टाइम कान बहुत अच्छे थे मेरे, आज भी है। लोगों की जब भी मैं आवाज सुनता हूं, मुझे पता चल जाता है। मैं बोल देता बाजू वाले, ये इनकी आवाज है। तुझे कैसे पता? पता है, बस पता नहीं कैसे। तो वैसा ही रिसर्च करते करते मैं पहला मैसेज आई थिंक मैंने किया होगा विनोद कुलकर्णी सर को, ओके, कि ये सर, ये आपकी आवाज है क्या? तो वहां से फिर राजेश कावा, फिर संकेत सर, सोनल मैम। तो सोनल ने भी आई थिंक उसी समय अपना चैनल स्टार्ट किया था। एंड मैंने उस समय उनके पॉडकास्ट में ये बात की थी कि उनके चैनल पर आमिर तलवरकर, जो डोनाल्ड डक की आवाज है, वो आए थे। और मुझे उतना आइडिया नहीं था कि इधर से वीडियो उठाओ, उधर से वीडियो उठाओ, डाल दो तो कुछ प्रॉब्लम होती है। इट शुड बी ओरिजिनल कंटेंट। अगर आपके यूट्यूब पे जा रहा है, हाँ, तो सोनल मैम ने मुझे दे दिया कॉपीराइट स्ट्राइक। उस समय उनको भी पता नहीं था कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। तो एक रैंडम चैनल था वो, टैलेंट तड़का। मैंने उठा दिया, उतना पोर्शन उठाया, डाल दिया कि ये डोनाल्ड डक की आवाज है। तब मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ कि मैम प्लीज, मैं प्रमोट कर रहा हूं, जस्ट नथिंग एल्स। उस समय मोनेटाइज भी नहीं था मेरा चैनल, आई एम जस्ट प्रमोटिंग इट। तो उन्होंने कहा कि ओके ओके ठीक है, कर देती हूँ। तो तब फिर बाकी इंडस्ट्री को पता चला। और एट दैट टाइम आपका 2018 में आई थिंक पहला वॉइस फेस्ट। 2018, यस, दिस इज द 8th ईयर ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट। वाओ। तो 2018 में जब मैं आया, तब मुझे विराज सर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। यू आर द वन ना सर, आप पहचानते हो? हाँ, तुम ही हो ना जो मतलब करते हो। फिर संकेत सर ने रिकॉग्नाइज किया, फिर 2-3 आर्टिस्ट, उन्होंने ही बाकी लोगों को बताया कि ही इज द मैन बिहाइंड टैलेंट तड़का। एंड वो जो एक पेज है बिहाइंड द हिंदी वॉइस, फेसबुक पे होता था पहले, अभी तो उस पर काम नहीं होता। बट उसके बाद जब धीरे धीरे मैं ये करते गया तो रिकॉग्निशन मिला। बट यूट्यूब पे एक पॉलिसी चेंज हो गई। मैं तब तक फेस कैम नहीं करता था। जब पॉलिसी चेंज हुई कि यू नीड टू गिव एटलीस्ट योर वॉइस ओवर और अ फेस कैम वीडियो, एंड उस टाइम उस रेगुलेशन के चलते मेरे सारे वीडियोस, वो चैनल मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट डिलीट के कगार पर ला दिया था यूट्यूब ने। तो फिर मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट किए। मैंने फिर से इट्स काइंड ऑफ टैलेंट तड़का 2.0, एंड मैंने आर्टिस्ट से बात की। पहला मेरा जो क्या कहते हैं उसको, लाइव डबिंग का सेशन था, वो संकेत सर के साथ था, संकेत म्हात्रे। तो मैंने तो डरते डरते उनको मैसेज किया था कि सर प्लीज ऐसा करोगे क्या, एक लाइव प्लीज। मतलब लोगों को पता है, अब तक तो पता चल चुका है, जितने मैंने वीडियोस बनाए 2 साल में, लोगों को पता चल चुका है कि ये फोटो है इनकी, और वो बस उनकी आवाज मतलब इस कैरेक्टर में है। लेकिन अगर आप सामने आके ऐसा, मैं नागपुर में हूं, नागपुर में भी नहीं था मैं अपने गांव में बैठा हूं। छोटा सा गांव था, 10-12 हजार लोगों का गांव है वो। वहां पे बैठा हूं और इनको मैसेज किया मैंने डरते डरते कि सर प्लीज। ही सेड यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। संकेत इज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस आर्टिस्ट्स दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री। यस, मुझे अंदर से मैं इतना धड़कने तेज हो गई थी जब मैंने उनको मैसेज कर रहा हूं। ही सेड यस, रिलीफ।
फिर मैंने उनको उनके क्लिप्स वगैरह भेजे एंड उन्होंने दूसरे दिन तुरंत मुझे उनका रिकॉर्डिंग करके भेज दिया। मैंने डाला अपने चैनल पर एंड अगेन इट काइंड ऑफ बूम, ब्लू अप। हाँ यस, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन जा रहे भाई, एक एक दिन में 1 मिलियन जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट लोगों के ध्यान में आ गया। फिर मैंने सोनल से कांटेक्ट किया कि मैंने संकेत सर का किया, प्लीज आप दोगे क्या? ऐसे करते 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 ऑडियंस की वजह से कितने वॉइस आर्टिस्ट्स के इंटरव्यूज फीचर कर चुके हो? वाओ, आई थिंक 15 के आसपास। ओके, तो अभी लंबा सफर है बहुत, क्योंकि हमारी जो वॉइस ओवर और डबिंग इंडस्ट्री इंडिया की, आई थिंक सागर है एक टैलेंट का। यस, मुझे ऐसा लगता है जब हम इंडिया वॉइस फेस्ट की भी बात करें तो हम जितने लोगों को हर साल फीचर करते हैं एज स्पीकर्स, एज स्टार्स ऑन स्टेज, ऑनलाइन सेशंस में, आज तक ये 8वां साल है। 150 के आसपास यूट्यूब पे इंडिया वॉइस फेस्ट के लर्निंग सेशंस अपलोडेड हैं। लिटरली यूट्यूब एक फ्री यूनिवर्सिटी है थैंक्स टू इंडिया वॉइस फेस्ट ऑफ द वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री। 250 वॉइस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर्स, लैंग्वेज राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, लोकलाइजेशन कंपनीज, वॉइस डायरेक्टर्स। और मुझे लगता है इट इज जस्ट द बिगिनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी है आगे और वी विल नेवर रन आउट ऑफ टैलेंटेड स्टार्स फॉर इंडिया वॉइस फेस्ट टू फीचर। सो आई थिंक as a YouTube channel, what you're doing is fantastic. And I only wish for my industry, for my community, my fraternity, that you continue doing what you're doing. And the next time we meet, I can tell people on camera that Talent Tadka ke 3 नहीं 4, 5, 6 million subscribers हैं. I hope so. Talk to us about Yogi Bolta Hai. Yogi Bolta Hai, by the way, is another very, very popular YouTube channel that Yogesh runs, which is for movie reviews. और ये तकिया कलाम है। हाँ, योगी बोलता है। क्या है तकिया कलाम? Well, hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ये बड़ा ही एक प्यारा सा, क्यूट सा इंट्रोडक्शन है जो योगेश के हर वीडियो की शुरुआत है। Talk to us about Yogi Bolta Hai. How did this come about? Or movie reviews? How did you get into movie reviews? And we also want to know. Recently, a little bird has told us that you got an important award. Oh. So talk to us about that. Okay, ये अवार्ड वाली भी एक जर्नी है। मतलब कोई ऐसे उठा के तो आपको दे नहीं देगा कि लो जी भाई। तो 4 साल लग गए उस चीज तक, उस अवार्ड तक पहुंचने के लिए। इट वॉज अ व्यूअर्स चॉइस अवार्ड फॉर अ फिल्म रिव्यूअर, यूट्यूब फिल्म रिव्यूअर, जो नवभारत के तरफ से मुझे दिया गया। एंड जब वो नॉमिनेट हुआ था, आई वाज लाइक, मेरे भाई ने ही मुझे बताया था कि तेरा नाम इधर दिख रहा है, दे आर इनवाइटिंग यू। मतलब इनवाइट कर रहे, मतलब जस्ट नॉमिनेशन है या मिलने वाला है? तो सेड इट्स नॉमिनेशन, वहां जाके पता चलेगा। ठीक है, चलो। मुझे थोड़ा स्केप्टिकल था, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-3 नाम ऑलरेडी थे। लेकिन वहां जाने के बाद जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, वो सेम फीलिंग थी जब 2019 में मुझे वो टैलेंट हंट के लिए अवार्ड मिला था। ऑफ कोर्स, हाँ। तो वो सेम फीलिंग यहाँ पर भी थी। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब कुछ तो अच्छा ही कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। एंड योगी बोलता है स्टार्ट भी तब हुआ था जब मेरा टैलेंट तड़का थोड़ा सा बंद हो गया था, थोड़ी देर के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए। मेनी रीजंस आर देयर, बट योगी बोलता है, अब अभी देखिए, टैलेंट तड़का पे मैं नहीं हूं, मतलब एज अ वॉइस आर्टिस्ट मैं नहीं हूं वहां पे, जस्ट प्रमोटिंग द आर्टिस्ट। लोग आते हैं और आर्टिस्ट से जुड़ते हैं, ना कि मेरे से। तो उस समय मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि फिल्में तो मैं पहले भी देखता था, कंटेंट तो पहले भी कंज्यूम करता था, ताकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन कौन है इस कैरेक्टर के पीछे क्लिप्स निकालना, एक अच्छा क्लिप निकालने के लिए पूरी मूवी देख देना, ताकि लोगों तक वो एक अच्छा क्लिप, अच्छी वॉइस, क्योंकि वो हमेशा इंटरनेट पर है तो हमेशा के लिए वो चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर मैं वो टैलेंट तड़का के लिए उनको क्लिप्स वगैरह भेजता था। तो मूवीज मैं देख रहा हूँ,
तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अगर मैं मूवीज देख ही रहा हूं, जाते हैं उसमें भी। एंड एट दैट टाइम मैं मतलब मेरे गांव से शहर आ गया था, नागपुर। उसी समय 2020 की बात है, स्टार्टिंग उसी समय लॉकडाउन हो गया। तो मूवीज के लिए आया हूं, थिएटर में जाना है, सब बंद है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओके, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। पहली मूवी क्या थी वो, लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय कुमार की। तो वो मूवी देखी, तो वो मेरा पहला रिव्यू था जो मैंने जस्ट आई पुट इट ऑन सोशल मीडिया, योगी बोलता है चैनल बनाया, डाल दिया, एंड आई स्टार्टेड। देन उसमें लोगों ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब वहां क्या हो रहा था ना कि ऑलरेडी 10 से 15 ऐसे रिव्यूअर्स ऑलरेडी मार्केट में है कि वो रिव्यूज कर रहे हैं। तो मेरा चांस कहाँ पे है भाई? मैं तो जस्ट डाल दिया। मैंने एक चीज नोटिस की वहां पे कि लोग जो बाकी के रिव्यूअर्स है, वो जो रिव्यू कर रहे हैं, 2020 की बात है, तो जो रिव्यू कर रहे हैं ना, वो 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, कभी 8 मिनट, 10 मिनट भी जा रहे हैं। मैंने सोचा इतना लंबा कौन दिखता है भाई? इट्स अ रिव्यू, अच्छी है बुरी है बोलो, निकल जाओ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बात करो। तो वो चीज मैंने अपने रिव्यू में डाली कि मैं 2 या 2.5 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। तो उस चीज को स्टिक होके मैं आगे बढ़ता गया। उस समय मुझे गालियां मिली, भाई 3 मिनट में कौन रिव्यू करता है, ये कौन सा डिटेल वाला रिव्यू है। मैं टाइटल में भी डालता था लक्ष्मी बॉम्ब डिटेल्ड रिव्यू इन 3 मिनट। तो लोग गालियां देने लगे। लेकिन वही चीज बाद में आपका यूनिक प्रोपोजिशन बन गया। एग्जैक्टली, वो यूनिकनेस आ गई कि ये पहला बंदा है जो क्रोमा में शूट कर रहा है। मतलब मैं हूं, पीछे वीडियोस चल रहे हैं, मैं कहीं नहीं हट रहा। नॉर्मली लोग जब बोलते हैं, जब बोलने के बाद वो हट गए, स्क्रीन चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो एक यूनिकनेस थी, और लोगों को मेरी आवाज भी बहुत पसंद आ रही थी उस समय। तो मेरे समझाने का स्टाइल उनको पसंद आ रहा था। मेरा कम टाइम में सब कुछ बता देना, लास्ट में रेटिंग दे देना, फैमिली फ्रेंडली है कि नहीं वो बताना बहुत जरूरी होता है आजकल, ऑफ कोर्स। तो वो सारी चीजें बता के 3 मिनट में खत्म। तो वो चीज लोगों को बहुत पसंद आने लगी। एंड मैंने खुद ये रियलाइज किया कि बाकी जितने भी चैनल्स है उनको 5 लाख 10 लाख पहुंचने के लिए 6 से 7 साल लग गए थे। मैं 1-1.5 साल में 1 मिलियन पहुंच चुका था। वाओ। आज की तारीख में योगी बोलता है कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 1.5 अराउंड। That's amazing. So between Talent Tadka and Yogi Bolta Hai, we are talking about almost 4.5, यानी 45 लाख subscribers between these two channels. So if I ask you a difficult question, between Talent Tadka and Yogi Bolta Hai, what gives you more satisfaction? Talent Tadka sir, obviously. That is the right answer. India Voice Fest के podcast में है, तो ये एकदम सही जवाब है। नहीं सर, ये दिल से निकला हुआ जवाब। हॉलीवुड रिपोर्टर के वीडियो में जाओगे, पॉडकास्ट में जाओगे, तब कहना योगी बोलता है। नहीं, मैं टैलेंट तड़का, इट्स माय फर्स्ट बेबी। वो उसको जिस तरीके से संभाला है मैंने, वहीं से ग्रो किया एक्चुअली। वहीं से मुझे मे बी नाम भी मिला, थोड़ी पहचान भी मिली है। तो उसको मैं कभी नहीं भूलने वाला। मतलब वो हमेशा प्रायोरिटी रहेगा, हमेशा। मे भी हो सकता है कि बीच में कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया था। You know, योगेश, मुझे I've been listening to your story, और मुझे ऐसा लगता है कि there is a lot of learning for all of us who is watching. कई चीजें हैं जो योगेश की स्टोरी को बड़ा यूनिक बनाती हैं। एक चीज, और ये बहुत, इसके अंदर बहुत लेसन्स है, बहुत इंस्पायरिंग है, कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको वॉइस इंडस्ट्री से जुड़े रहना है तो आपको एक वॉइस ओवर या डबिंग आर्टिस्ट ही होना पड़ेगा। नहीं। और योगेश रोकड़े इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। इन्होंने शुरुआत की टू लर्न द क्राफ्ट। मे बी ही रियलाइज्ड दैट फॉर वट एवर रीजन, मे बी ही could not move ahead as a performer, but that did not stop him. In fact, ना सिर्फ उससे वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपना एक नया रास्ता बनाया, and he used YouTube to become a YouTuber, content creator, and he used his understanding of the craft and the industry to create such a successful YouTube channel, which is promoting the artists. So एक ही बहुत बड़ी learning है कि अगर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां पर अगर कोई ब्लॉक है, तो आप बैठ मत जाइए, मायूस मत हो जाइए, अपना नया रास्ता बनाइए। एक तो ये बड़ी कमाल की लर्निंग है।
दूसरी ये कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको किसी बड़े शहर से कोई बहुत ही सुप्रीमली हाईली कन्वेंशनली एजुकेटेड होने की जरूरत है, जो बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी या हिंदी बोलते हैं, जो किसी बड़े शहर में रहते हैं। योगेश ने बताया कि इनकी शुरुआत छोटे से गांव से हुई है, आज भी ये नागपुर में रहते हैं, और इन्होंने उस चीज को एक बैरियर नहीं बनने दिया, बल्कि ही मेड दैट एन अपॉर्चुनिटी एंड ही यूज्ड दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड। तो ये एक दूसरी बड़ी कमाल की लर्निंग है। तीसरी लर्निंग मुझे लगता है वो हम सब के लिए एप्लीकेबल है एज वॉइस आर्टिस्ट, क्योंकि हम आज एक बड़े ही ट्रांजिशनल टाइम में जी रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी, एआई और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कला को के फ्यूचर को डिसरप्ट करने के लिए आ रही हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि आप एक पॉजिटिव आउटलुक रखें और आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं और देखें कि आप अलग अलग जरिए से कैसे आप अपनी कला को यूज कर सकते हैं, जिसमें यूट्यूब एक जरिया हो सकता है। तो योगेश, मैं चाहूंगा कि सिंस यू आर अ सक्सेसफुल यूट्यूबर और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, why don't you tell people who are watching from our industry, including my colleagues, the other voiceover and dubbing artists, कि how can they leverage YouTube? कि एक voiceover या dubbing artist कैसे YouTube का सहारा ले सकते हैं और उसको कैसे अपने करियर के लिए भी एक और जरिया बना सकते हैं। That will be, I think, very useful for all of us watching. Yes, बहुत से लोग तो आजकल सोशल मीडिया से जुड़े ही हुए हैं। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब कहो, इंस्टाग्राम कहो, या जो भी प्लेटफॉर्म पे वो आना चाहते हैं, कभी भी आ सकता है। इट्स ओपन प्लेटफॉर्म। और बहुत से लोग जो टैलेंटेड है या वो अपने आप को समझते हैं कि आई कैन ग्रो बाय दिस, तो बहुत से लोग हुए भी है। मेरी नजर में एक नाम है लोहित शर्मा, आप शायद जानते होंगे। उसने स्टार्ट वैसे ही किया है, मतलब ट्रेलर को फैन डब कर देना, पूरा ट्रेलर उठा के उसमें सारी आवाजें अकेले ही निकालना, किसी से कभी कभी मदद भी ले लेना। तो वो ट्रेलर इस तरीके से डब करते थे कि वो लगता ही नहीं था कि इट्स अ फैन डब। तो ऐसा ही अगर कुछ जो लोहित मेरे ख्याल से अब तो एक बहुत ही अच्छे मजे हुए कलाकार हैं। yes. तो आप कह रहे हो कि उन्होंने शुरुआत इससे की, ताकि अपनी कला को शोकेस करने के लिए। So that is one thing, using Instagram as a great tool to showcase what you can do. What can one do to use YouTube as a monetization or as an earning channel as a voiceover or dubbing artist? Okay, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है एक बैरियर कि अगर आप YouTube के जरिए वॉइस ओवर के थ्रू कुछ करना चाहते हो एंड उसको मोनेटाइज भी करना चाहते हो, तो यू कैन नॉट यूज एनी वंस मटेरियल, द कॉपीराइटेड मटेरियल। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने लोहित का एग्जांपल दिया था, तो वो ट्रेलर उठा के उसको डब करके डाल देता था। वो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यूट्यूब पर नहीं कर सकते। नहीं, आप मोनेटाइज इवन इंस्टाग्राम पे भी थोड़े बहुत बैरियर्स आ गए हैं। बैरियर्स बिल्कुल। तो वो कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपका टैलेंट जाएगा आगे। करेक्ट। ओके, लेकिन आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी वो चीज ट्राई की है स्टार्टिंग फेज में, कि मैंने भी ट्रेलर्स डाले हैं या डब करके डाले हैं, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आना, स्ट्राइक तो नहीं आई थी, आई थिंक क्लेम आ जाते थे, जिससे क्या होता था ना, आपका मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर उसमें अर्निंग आ भी रही है, एड्स आ भी रही है, तो वो उनको जाते हैं जिन्होंने क्लेम दिया है आपको। तो इससे बेटर ये है कि आप स्क्रिप्टिंग खुद करो, ओके, एंड क्लिप्स उठाना भी है, अगर कहीं से उठाना भी है तो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड इधर उधर से उठा के जस्ट डब इट। बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर आपको YouTube पर एज अ वॉइस ओवर या डबिंग आर्टिस्ट, इफ यू आर लुकिंग एट यूजिंग YouTube एज अनदर एक जरिया टू अर्न मनी, तो उसमें फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी बहुत दिखानी पड़ेगी। यू यूज योर क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड देन यूज योर टैलेंट एज अ वॉइस ओवर और अ डबिंग आर्टिस्ट और योर वॉइस एक्टर एंड यूज दैट टू क्रिएट सर्टेन कंटेंट जो लोगों को देखना या सुनने में पसंद आए। इट कुड बी recording audio stories, it could be recording poems, it could be recording anything as long as people like to watch it. People like to watch it से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोगों को ना मसाला चाहिए सर देखने के लिए, कि वो एंगेज रहे, फनी रहे या मोटिवेशनल रहे, व्हाटएवर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, भुवन बाम। तो बीच बीच में ना वो ऐसे, मतलब होता है ना, वो कुछ इवेंट चल रहे हैं, सामने अंबानीज खड़े या कोई और खड़े, तो वो बातें कर रहे हैं, कैमरा में नहीं आ रहा है वो,
लेकिन वो बातें कर रहे हैं तो उसको कुछ अलग ही तरीके से डब करके I think that's a great example, योगेश। भुवन भी है और Yes. डीजे हाँ डब गुरु लकी करके, हाँ। और बादशाह, आई थिंक 3-4 लोग हैं जो उसकी पैरोडी करते हैं और बहुत कमाल का काम करते हैं। इट गेट्स ग्रेट ट्रैक्शन और उसपे कुछ स्ट्राइक वगैरह, क्योंकि मेरे ख्याल से वो फेयर यूज में आ जाता है ना, क्योंकि उनका वॉइस नहीं है। करेक्ट। और आप क्लिप इधर उधर करके अगर कर रहे हो तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एंड इट मेक्स फॉर ग्रेट एंगेजिंग कंटेंट। यस, अगर वो फनी हो गया और लोगों ने उसको पूरा देखा है, और यूट्यूब या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि अगर कोई वीडियो डला उसके बाद अगर उसको मैंने ऐसा पूरा देखा है स्टार्ट टू एंड, तो एल्गोरिदम को समझ में आता है कि ये पसंद किया जा रहा है। यस। और अगर पसंद किया जा रहा है तो एल्गोरिदम उसको और प्रमोट करेगा, बार बार दूसरों की फीड्स में डालना स्टार्ट कर देता है। एंड दैट्स बिगिन द पॉइंट कि वो वायरल होता है। फिर बिल्कुल पूरा देखा जा रहा है तो हर बार लोगों की फीड में जा रहा है। और ऑनलाइन तो बहुत से लोग बैठे हैं सर। और बड़े कमाल की बात है योगेश, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एग्जांपल इसमें रहा है। मैं तो यूट्यूब पर शौकिया तौर पर हाल ही में आया हूं और मैं ट्रैवल के वीडियोस बनाता हूं, देखा। बट मेरा एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जो मुझे लगा था कि कौन ही देखेगा। बराबर। एयरपोर्ट पर अगर आप जा रहे हैं तो इमिग्रेशन की एक फास्ट ट्रैक सर्विस गवर्नमेंट ने शुरू की है। वो मैंने लिटरली एक बार एयरपोर्ट पर क्रॉस करते करते 10 मिनट में रील बना ली। आज की तारीख में उस रील के 10 मिलियन व्यूज हैं। क्या बात। सो जबकि बिकॉज मे बी आई रियलाइज दैट इट हैज वैल्यू, इन्फॉर्मेटिव, इट हैज इन्फॉर्मेटिव वैल्यू। तो या तो इन्फॉर्मेटिव वैल्यू हो या ह्यूमर हो या कुछ तो हो जो लोगों को जो लोग देखना चाहें। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सजेशन दैट वन कैन यूज। सर क्रिंज भी बहुत चलता है, उसमें भी बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन वो पता है क्या, वो वैल्यूएबल नहीं रहते। ये सारी चीजें जैसे आपने इन्फॉर्मेटिव कहा या एक फनी डब हो गया, तो उसमें ज्यादा जाए तो बेटर है। आई थिंक यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी योरसेल्फ, क्योंकि आप कोई और बनकर ओरिजिनल कितना ही अब लंबा सफर तय कर लोगे। सो और उस मामले में योगेश, आई थिंक you've ticked all the boxes. What you're doing, but that is great. Almost is good. Almost is very good. So you're doing what you like doing. Yes. You're doing it very well. और आप हमारी इंडस्ट्री को, हमारे आर्टिस्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। We are almost towards the end of this conversation. और अगर आपको इससे ज्यादा योगेश से बातें करनी हो तो India Voice Fest 2025 is happening on the 13th and 14th of December in Mumbai at the Bal Gandharv Rang Mandir, बाल गंधर्व ऑडिटोरियम बैंड्रा। इंडिया वॉइस फेस्ट में आप योगेश रोकड़े से मिल सकते हैं, ही विल बी देयर। और इंडिया वॉइस फेस्ट की टिकट्स आप indiavoicefest.com से ले सकते हैं। बट एक बात मुझे बताइए योगेश कि यू आर इन अ वेरी यूनिक पोजिशन। आप हमारी इंडस्ट्री के नहीं हो, पर आप हमारी इंडस्ट्री में हो। नहीं हो पर हो, नहीं हो पर हो। यू आर एन आउटसाइडर बट यू आर एन इनसाइडर। सो एज एन आउटसाइडर I want a perspective. What do you think should change about our industry? Wow. अगर मैं आपसे पूछूं। Nice question, sir. I like the question. And मेरे पास इसका काफी तगड़ा जवाब है। मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत कंज्यूम करता हूँ, बहुत ज्यादा। एंड मैंने ये नोटिस किया, जैसे हॉलीवुड का कोई कंटेंट है या लेट्स से एनिमेटेड कंटेंट है जिसमें वॉइस ओवर की सबसे ज्यादा नीड होती है। जब मैं हॉलीवुड का कोई एनिमेटेड कंटेंट देख रहा हूं तो उसमें उनके वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम आ रहे हैं। ओके। एंड ऑल्सो वो जो हॉलीवुड के या बाहर के फॉरेन के आर्टिस्ट है, वॉइस आर्टिस्ट है, वो अपने पेज पर मतलब खुद को प्रमोट भी कर रहे हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं। मैंने एक चीज और नोटिस की कि यहां पर इंडिया में अगर हम वही चीज यहां पर देख रहे हैं, सेम एनिमेटेड कंटेंट हॉलीवुड का ही इधर हिंदी डब में देख रहे हैं, एंड लेटर ऑन जब लास्ट में क्रेडिट्स आते हैं तो वो हॉलीवुड वालों के रहते हैं, मतलब वो उनके ही है। तो मैं हिंदी में देख रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं उनके नाम क्या है, तो मतलब अपने आर्टिस्ट का तो नाम ही नहीं दिख रहा है। तो इनको वो क्या लेवरेज नहीं मिलता उतना कि आप अपना आपको सामने लेके जा सको? ऐसा कुछ होता है या इनका कोई होता है ना, वो एनडीए साइन होता है? हाँ, बिल्कुल। बट क्यों? So, ये पार्टली सही है, पार्टली आई विल नॉट एग्री। पार्टली सही इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं कि एज वॉइस परफॉर्मर्स हमको उतना क्रेडिट आज भी नहीं मिलता है। बट थिंग्स आर चेंजिंग,
सो अब अगर आप नोटिस करोगे ये जो डब फिल्में होती हैं या कोई भी डब कंटेंट होता है, ना सिर्फ फिल्में, ओटीटी के शोज में भी अब जो लैंग्वेज आर्टिस्ट्स हैं उनको क्रेडिट देना शुरू हो गया है। मैं उसके बारे में बात नहीं, यहाँ जो कंटेंट बनता है उसके लिए उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है एंड आई लाइक्ड इट। नेटफ्लिक्स ने किया, हॉटस्टार कर रहा है, प्राइम भी कर रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंस क्या है बाहर के आर्टिस्ट में और यहाँ के, कि वहां जो आर्टिस्ट है, जैसे सपोज मिकी माउस के पीछे अगर कोई आर्टिस्ट है तो उनका नाम बहुत फेमस है वहां। करेक्ट। उधर हाँ, ये बात मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि हमें आई थिंक हमारे पे बंधन ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ अगर कोई काम करता है तो आज भी दे आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वहां पर अगर आप देखेंगे कि सारा नैटोचेनी जो एश केचम की आवाज हैं, इंडिया वॉइस फेस्ट पर भी आई है इन द ईयर 2020 या 2021 in the online edition. She is such a big star there. Yes, she yes, gets she has her own merchandise and so it is far more easier for them to collaborate with the content creators and create their own merchandise, and I see no reason कि इंडिया में हम क्यों नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट योगेश, एंड आई होप दैट हम जो काम कर रहे हैं, चाहे आप टैलेंट तड़का के जरिए जो काम कर रहे हो या इंडिया वॉइस फेस्ट का मंच जो पूरे देश की इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, आई होप इस तरह की जो मूवमेंट है दे इन द लॉन्ग रन और इन द मीडियम रन दे रियली हेल्प आवर इंडस्ट्री इन क्रिएटिंग अ सर्टन ऑरा, जिसको हम कहते हैं हवा ऐसी बने कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनको भी एज एंटरप्रेन्योर्स वो अपॉर्चुनिटीज मिले टू कैपिटलाइज ऑन देयर वर्क, जो मुझे लगता है कि हॉलीवुड के या बाहर की कंट्रीज के आर्टिस्ट्स को मिलती है। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट। सर अगर मैं इस इंडस्ट्री का मतलब इंटीग्रल हिस्सा रहता ना अंदर से, शायद तो ये चीज ही निकाल देता मैं। वो एनडीए साइन करो, नहीं तुम्हारा कैरेक्टर है ना, promote it as it yours. No, I know, but I think that's easier said than done. Let's not forget that the original IP, whoever has the original IP of a certain content, हमेशा that person will be the final owner. Yes. और उसके बाद जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये जो है ना, ये हमारी इंडस्ट्री में भी लागू होता है। तो लाठी बहुत चलाई जाती है ना सर। हाँ, बट चक्कर ये है कि वो ना वो लाठी की तरह यूज होना चाहिए, ना हमें भैंस की तरह यूज होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक बड़ा ही कंट्राइव्ड सिचुएशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और धीरे धीरे वक्त के साथ आई होप थिंग्स विल चेंज। मैंने देखा एक चेंज आफ्टर द टैलेंट तड़का मोमेंट, जो मैंने लाइव डबिंग का सेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद आई नोटिस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब आर्टिस्ट इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू वही सेम जॉनरा, वही सेम जो मैं करता था, वो अपने इंस्टा पे हो गया, फेसबुक पे, ट्विटर पे हो गया, वो डालने लग चुके हैं और अपने आप को खुद प्रमोट कर रहे हैं। That's fantastic, and I hope more and more artists take this chance and take this opportunity to promote their work. Yes. क्योंकि मुझे लगता है कि for the longest time हमारी जो इंडस्ट्री है वो नहीं दिखने की वजह से, क्योंकि हम दिखते नहीं हैं, इसके लिए शायद लोगों ने हमें पहचाना नहीं, but I think that is changing. A platform like India Voice Fest is working at a very, very big level to bring that change. You, as Talent Tadka, are doing your bit in bringing about that change, and I think everyone has to do whatever they can to bring about this change in the future. But the future begins today. So today we are having this conversation with Yogesh Rokde of Talent Tadka, and this is the India Voice Fest podcast. As I mentioned earlier, India Voice Fest 2025 is happening on the 13th and 14th of December. How excited are you, Yogesh? इस बार तो बहुत ज्यादा सर, क्योंकि फुल सर्कल, जहां पर मैं अपने आप को पहले देखता था, आज कहीं मतलब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आपके सामने बैठना, इस तरीके से बातें करना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं लिटरली में आपको बताऊं, मन की बात सर, मैं डर रहा था आपके सामने इस तरीके। मैं भाई को बोल के आया, मैं सोनल के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूं इसके पहले, बहुत फ्रेंडली था, सर के साथ कैसे करूंगा।
सोनल को भी बोल सर मैम देखो, मैं सोनल जितना चार्मिंग और फ्रेंडली नहीं हो सकता, बट आई होप आई वाज ओके। यू आर टू गुड। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से आपके साथ बातें होंगी, लेकिन जो भी बातें हुई सर, मुझे गर्व है इस बात का कि आपके सामने बैठ के हो रही है। How sweet. Thank you. Very kind of you, Yogesh. और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है. I'm supremely proud of your journey. Thank you so and much. all my best wishes. And Thank you. we will see everyone at India Voice Fest India Voice 2025. This is the India Voice Fest podcast. We're shooting this at the beautiful, the Motormouth studio of Sonal Kaushal, who is a dear friend and colleague, and one of our most amazing superstars of the voice industry. She has very generously collaborated with us for India Voice Fest, and we are looking forward to seeing all of you on the 13th and the 14th of December in Mumbai for India Voice Fest 2025. Till next time, bye-bye. Bye.